Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today, the purpose of this workshop is we want to tell you how to appear in the board exam and how to fill the board copy. First of all, you can see on the board, I have mentioned few points. You will get this copy, a copy, right? In this copy, the first is name of examination. Dear student, remember, if you are a class 9 fresh student, I'm guiding about the fresh student, those who are appearing first time in class 9, they will write here name of examination means SSC part 1. It's not necessary that you write part 1. If you write directly SSC 1 like this, but remember, always write in Roman. ONE1 नहीं लिखते, आपने रोमन में लिखना है. अगर आप पार्ट लिख देंगे तो बेटर, नहीं लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेकेंडली, जो बच्चे मैट्रिक में आ चुके हैं, जो 9 एग्जाम दे चुके हैं, वो इंस्टेड ऑफ 1 वो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एसएससी पार्ट 2 इन रोमन. और एक बात याद रखिएगा, जब इन केस अगर कोई फेलियर बच्चा है, यानी जो वो बच्चा जो एब्सेंट की वजह से उसका पेपर रह गया है या उसका पेपर क्लियर नहीं हुआ, और अगर वो मैट्रिक में पेपर दोबारा दे रहा है, तो वो याद रखिएगा तब भी वो एसएससी पार्ट 2 जो है वो मेंशन करेगा. ठीक है. सेकेंडली, एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको कॉपी में जो एक कॉपी मिलेगी, तो उसमें आपके सबसे टॉप पे आप इस कॉपी को देख सकते हैं. यहाँ पर इस साइड पर आपका रोल नंबर लिखा हुआ है. इसको फिल करते वक्त बहुत एहतियात करनी है. एहतियात इन दैट सेंस कि याद रखिएगा, क्लास 9 जो होते हैं, जो खासतौर पे बॉयज, उनके रोल नंबर 4 डिजिट्स होते हैं. तो जब आपने इसको फिल करना है, तो आपने जो है लेफ्ट से नहीं शुरू करना. लेफ्ट के 2 स्पेस जो है वो आपने, इन केस अगर आपका 4 डिजिट नंबर है, तो आपने 2 स्पेस को डैश मार देना. यानी डैश से मुराद ये है कि यहाँ पे डैश लगा के, सपोज आपका नंबर है 4912, ये आपने इस तरीके से फिल कर देना है. और जिनके 6 डिजिट है, अमूमन गर्ल्स के 6 डिजिट होते हैं, मैट्रिक के स्टूडेंट के 6 डिजिट होते हैं, तो वो तो फिर पूरा ही फिल हो जाएगा. और ये भी बता दूं कि इसको छोड़, ये डैश क्यों मारते हैं, क्योंकि अगर आपने इसको लेफ्ट से स्टार्ट किया तो आगे स्पेस है, कोई भी नंबर उसमें ज्वाइन होके वो रोल नंबर आपका चेंज हो जाएगा. ठीक है. तो पहली बात तो ये. दूसरी बात ये, as I told you about the name of examination, तो हमेशा एसएससी पार्ट 1 लिखना है. ऐसा नहीं है कि आपने सेकंड डे आए, आपने समझा आज दूसरा पेपर है तो हम यहाँ पे एसएससी पार्ट 2 लिख देंगे, ऐसा नहीं. ठीक है. दूसरी बात, ग्रुप, ऑब्वियसली यू आर साइंस स्टूडेंट, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, साइंस. ठीक है. इसके बाद आ जाए सब्जेक्ट. सब्जेक्ट डिपेंड करेगा आपके उस दिन के पेपर पे. अगर आपका बायो का पेपर है तो बायोलॉजी, कंप्यूटर लाइकवाइज, वो तो डिपेंड करेगा एज पर योर डेट शीट. तो आपने जिस दिन जो पेपर है वो यहाँ पे मेंशन कर देना है. इसके बाद पेपर. अच्छा, अब ये फिर वही बात, क्लास 9 का बच्चा जब क्लास 9 के पेपर दे रहा है, तो वो तमाम यानी ऑल द 7 डेज वो जाके यहाँ पे 1 लिख देगा, पेपर 1. आपने ये नहीं करना. अच्छा, बहुत दफा ऐसा होता है, पहले दिन गया 1 लिख दिया, दूसरे दिन गया 2 लिख दिया, तीसरे दिन गया तीसरा लिख दिया. ऐसा नहीं है. आपने लिखना है यहाँ पे पेपर 1. ये शो कर रहा है कि आप 9 के बच्चे हैं. और जो मैट्रिक का बच्चा है, वो कोई भी पेपर दे, चाहे वो फेलियर दे, पास का वाला दे, अपने मतलब जो फ्रेश पेपर है मैट्रिक के, वो यहाँ पेपर 2 लिखेगा. आपने यहाँ पे मैट्रिक का स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे क्या लिखेगा, पेपर 2. नाउ डेट आपके डिपेंड करेगा, जो उस दिन पेपर होगी, पेपर की डेट होगी वो आपने मेंशन करनी है. अब आ जाए बिल्कुल यही चीज. अच्छा, इससे पहले ऊपर जो है वो होगा जवाबात की जबान. तो ऑब्वियसली जो इंग्लिश में दे रहा है वो इंग्लिश में, क्योंकि बोर्ड के अंदर ये आपके पास राइट्स है कि आप पेपर उर्दू में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं, लेकिन इंग्लिश के पेपर को उर्दू में नहीं कर दिएगा. ठीक है ना. ये मैसेज स्लाइड बोर्ड. अच्छा, तो जवाबात की जबान आपने मेंशन जरूर करनी है. ऑब्वियसली वहां बॉक्स दिया हुआ होगा, वहां पे आपने लिख देना है इंग्लिश. यहाँ पर भी देख लें आप,
सबसे पहले बॉक्स के अंदर इस तरीके से ये यहाँ पे लिखा हुआ है जवाबात की जबान, तो आपने इसमें लिख देना है इंग्लिश। ठीक है, अब आ जाए ये जो मैंने नेम ऑफ एग्जामिनेशन ग्रुप सब्जेक्ट पेपर, ये इस कॉपी पे एक कॉपी के ऊपर एक लेफ्ट साइड पर है और एक राइट साइड पर, यानी आपको 2 दफा लिखना है। एक दफा फिल करके ये नहीं समझिएगा कि मैंने एक दफा लिख दिया तो दूसरी दफा लिखने की जरूरत नहीं है। ये याद रखिएगा, ये कॉपी जो है इसको पूरा फिल करना है जहां रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब है ये जो भी नेम ऑफ एग्जामिनेशन ग्रुप सब्जेक्ट ये आपकी कॉपी पे 2 दफा दिया हुआ है, तो आपने दोनों जगह फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, नंबर ऑफ सप्लीमेंट और नंबर ऑफ ग्राफ पेपर। अच्छा, एक बात और, ये बात याद रखिएगा, एक आपको अटेंडेंस शीट मिलती है। जो आप पेपर जब कर रहे होंगे तो एक जो इन्विजिलेटर होगा वो आपको एक अटेंडेंस शीट देगा। तो अटेंडेंस शीट याद रखिएगा, बच्चे बाद में शिकायत करते हैं कि हमने तो पेपर दिया लेकिन हमें एब्सेंट मार्क कर दिया। प्रॉब्लम ये होती है, बच्चा अपने पेपर करने में या घबराहट में वो अटेंडेंस शीट को इतनी अहमियत नहीं देता। तो याद रखें, ये यहाँ पर ये तो एक सैंपल कॉपी है, तो यहाँ पे सीरियल नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ बोर्ड पे एक सीरियल नंबर होती है। सीरियल नंबर का मतलब इस कॉपी का एक नंबर होता है, वो सिर्फ आप ही का होगा, किसी और का नहीं होगा। तो जो आपको अटेंडेंस शीट मिलेगी वहां पे आपने इस कॉपी का सीरियल नंबर लिखना है, और सीरियल नंबर लिखना कभी भूलते नहीं है, और साइन। क्योंकि अगर आपने ये सीरियल नंबर नहीं लिखा, अपना रोल नंबर नहीं लिखा, तो इसका मतलब है आप एब्सेंट मार्क हो सकते हैं। बच्चे बाद में शिकायत करते हैं कि हमारे बोर्ड ने एब्सेंट मार्क कर दिया, तो इसको अवॉइड करने के लिए इसी से फर्दर एक और बात बता दूं, जब आप ये पेपर एक कॉपी आपकी फिल हो जाएगी, आप देख सकते हैं ये अच्छे खासे इसमें पेज है, तकरीबन 24 पेजेस होते हैं। इन केस आपके जैसे कॉपी ए फिल हो गई और आपने सप्लीमेंट लिया, तो सप्लीमेंट जो भी लें तो उसी टाइम यहाँ पर देख लें, ये लिखा आपकी ए कॉपी पे यहाँ पे लिखा हुआ है सीरियल नंबर ऑफ बी कॉपी, यहाँ पे डिफरेंट वो दिया हुआ है कि कितने आप ले रहे हैं। उस बी कॉपी के ऊपर भी एक सीरियल नंबर होगा जैसे ए कॉपी पे होता है। तो वो सीरियल नंबर अगर सपोज जैसे आपके पास बी कॉपी का सीरियल नंबर है 63152, तो आपने ये नंबर यहाँ लिख देना है। और एक और बात बता दूं, यही नंबर आपने अपनी अटेंडेंस शीट, अगर वो इन्विजिलेटर भूल भी जाए तो आपने फौरन क्या नाम है, वो अटेंडेंस शीट पे भी मुझसे नंबर लिखवा ले। ये मैं आपको बता रहा हूं, बी कॉपी को 3 जगह लिखा जाता है। कहां लिखा जाता है? एक आपकी ए कॉपी पे, एक दूसरे अटेंडेंस शीट पे, और तीसरे एक कॉपी होती है वो सिर्फ इन्विजिलेटर के पास होती है। वो इन्विजिलेटर के पास जो होती है वो पूरा रिकॉर्ड होता है आपका, यानी 7 दिन का रिकॉर्ड होता है। तो वो रोजाना वो वही सेम पेपर आपके पास आता रहेगा, तो आपने उस पर भी लिखनी है। तो ये बात भूलिएगा नहीं कि बी कॉपी जब आप ले रहोगे तो उसको कितनी जगह इंटर करना है? 3 जगह, एक ए कॉपी पे, एक अटेंडेंस शीट पे, और तीसरा कहां पर? तीसरा कहां पर? वो एक शीट आएगी, सप्लीमेंट शीट कहलाती है वो सप्लीमेंट शीट कहलाती है। उस शीट पे आपने उस नंबर को क्या करना है? लिखना है। द सेम वे जो लोग मैथ्स का है या फिजिक्स में अगर कोई इनकेस ग्राफ पेपर आता है, मैट्रिक में 9 में जो है ग्राफ पेपर है, तो उसका रोल नंबर उस पर लिखा हुआ होता है। वो आपने रोल नंबर से मुराद ये जो भी उसका नंबर होगा वो आपने यहाँ पे क्या करना है? मेंशन करना है। इज इट क्लियर? कोई सेल्स से मुतालिक? और ये कॉपी जो आपको मिलेगी, प्लीज जैसे ही आपको कॉपी मिले तो आपने वेट नहीं करना। ये बताने का मकसद ही है कि अपने टाइम को जो है वो जितना ज्यादा सेव कर सकते हैं करें। आप इसको फिल करें बगैर किसी पैनिक के, बगैर उसके, और गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ये सब होने के बाद जब आपने ये कर लिया तो यहाँ पे इन्विजिलेटर के सिग्नेचर है। 2 इन्विजिलेटर होते हैं, एक इन्विजिलेटर 1, एक इन्विजिलेटर 2। ये वो जो भी ड्यूटी दे रहे होंगे वो साइन करेंगे। अब आ जाए सबसे मेन पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉपी फिल करने के बाद देखिए, मैं आपको यहाँ जो टेक्निक्स बता रहा हूं, इससे एक तो बच्चा ये होता है ना, बच्चा समझता है मेरी राइटिंग खराब है या जो है मैं स्लो राइटर हूं। ऑब्वियसली स्लो राइटर
इफेक्ट करता है कॉपी मतलब पेपर में, बैड राइटिंग इफेक्ट करता है और मतलब यूँ समझ लें आपके रिजल्ट में या मार्क्स गेनिंग में इफेक्ट करता है। तो इसीलिए मैं कुछ टिप्स आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सीक्वेंस। कॉपी को जब आप फिल कर रहे होगे तो सीक्वेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चा क्या करता है, पेपर हाथ में आया, मुझे ये क्वेश्चन आता है, मुझे ये क्वेश्चन आता है, मुझे ये क्वेश्चन आता है, वो करना ये शुरू कर देता है कि जो जो क्वेश्चन उसकी मर्जी के हैं वो पहले वो करना शुरू कर देता है। कोई हर्ट नहीं है इसमें, हम भी कहते हैं हाँ ठीक है कोई बात। अब क्लास के अंदर एक अलग चीज है, बोर्ड में होता यह है कि जो इन्विजिलेटर जो आपके चेकर है, ऑब्वियसली चेकर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके क्वेश्चंस को इधर से उधर देखे कौन सा कर लिए कौन सा। तो सीक्वेंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सीक्वेंस से ये होता है कि चेकर को बहुत आसानी हो जाती है, और चेकर को आसानी होगी तो वो आपको नंबर बहुत आराम से देगा। अब चेकर को आसानी के लिए क्या करना है, ये आप ये देख लें, ये कॉपी है। इस कॉपी में अगर आप इंग्लिश साइड से कोई पेपर दे रहे हैं तो फर्स्ट पेज ये देख लें, ये अंदर की कॉपी है। अब ये कॉपी जो है, इस कॉपी के अंदर यहां पर आपने क्या करना है, ऑब्वियसली हर पेपर में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज का होता है। Am I right? क्योंकि सेक्शन ए होता है Is it clear? तो आपने क्या करना है, ओ भाई अभी पेपर आपके हाथ में नहीं आया, आपके हाथ में सिर्फ कॉपी आई है, आपने जल्दी जल्दी इसको फिल किया। फिल करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं मार्जिन ऑलरेडी खींची भी है, यहाँ कोई मार्जिन खींचने का या उसमें वो करने का कोई वो नहीं है। आपने सिर्फ क्या करना है, पहले सुन लें, आपने जो भी क्वेश्चन, और एक और बोर्ड के अंदर ये मेंशन होता है क्वेश्चन पेपर पे भी कि डू नॉट कॉपी द क्वेश्चंस। आपने क्वेश्चंस को कॉपी नहीं करना होता, लेकिन क्वेश्चन नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो पार्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। सीक्वेंस में फिर बात बता रहा हूँ, बाल बच्चे क्या करते हैं कि वो एमसीक्यूज को जो है वो समझते हैं कि हम बाद में कर लेंगे। आप बेशक बाद में करें, लेकिन आपने क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग डाली। अगर सपोज मैथ्स का पेपर है, आपको पता है कि 15 एमसीक्यूज आती हैं, तो आपने 15 जो है उसके सीक्वेंस डाली है, ताकि आप अपना टाइम को ज्यादा सेव कर सकें। द सेम वे आपने जो भी क्वेश्चन, और मैं तो प्रेफर ये करूंगा, वैसे होना भी यही चाहिए। बाल बच्चे क्या करते हैं, वो एक ही पेज पे 2-3 सवाल अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है, आपके पास बहुत पेपर है, आप आराम से, आप समझते हैं कि एक पार्ट या एक क्वेश्चन एक पेज पे आ गया, नीचे जगह है, आप यहां से स्टार्ट ना करें, नेक्स्ट पेज से आप जो है उसको स्टार्ट करें। समझ में आ रही है बात? और क्वेश्चन जो नंबर है उसका पार्ट प्रॉपर प्रोमिनेंट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और सीक्वेंस में होना चाहिए। सीक्वेंस का फायदा ये है कि जो चेकर है उसको बड़ी आसानी हो जाती है, वो आपको नंबर जो है वो एक्स्ट्रा तो नहीं देगा, लेकिन एटलीस्ट उसको परेशानी नहीं होगी तो वो खुद ही खोल के नंबर देगा। ये मेरा मानना है, ठीक है ना? क्योंकि मैं खुद भी टीचर हूँ, मैंने चेक कर रहा होता हूँ, तो मुझे जब कहीं प्रॉब्लम आती है तो झंझलाहट होती है कि यार बच्चे ने कैसा अटेम्प्ट किया। तो इसलिए आप कोशिश करो, तो ये सीक्वेंस जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, इन केस होता है बात होगा कि हमें क्वेश्चन 4 के बाद 7 आ रहा था, हमने कर लिया, फिर एकदम याद आया, वो छठे क्वेश्चन याद आ गया, तो ठीक है। ऐसा अगर इन केस होता है तो व्हाट यू हैव टू डू कि यू हैव टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन इन द लास्ट। उसको आप कहाँ पे क्या कहते हैं अटेम्प्ट करेंगे, लास्ट में, मतलब आप सबसे लास्ट में अटेम्प्ट कर लें। बेशक सीक्वेंस पूरी है, लेकिन एग्जामिनर को ये पता है हाँ यार ये क्वेश्चन लास्ट पे किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है वो, तो ये सीक्वेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाए सबसे एक सीक्वेंस के बाद एक बात और, बाल बच्चे स्लो राइटर होते हैं ऑब्वियसली, और क्या कहते हैं इनकी बैड राइटिंग भी होती है। देखें, एक चीज क्लियर कर दूं, बैड राइटिंग होना या बैड राइटिंग का मुराद ये है कि किसी की राइटिंग जो है वो खराब है, अब सबकी सही नहीं होती, लेकिन रीडेबल होनी चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है चेकर को वो ये होती है जब उसकी समझ में ही नहीं आएगा कि लिखा क्या है, तो वो आपको नंबर कैसे देगा। तो आपकी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो रीडेबल हो। रीडेबल का मतलब ये है कि
जो एग्जामिनर है, जो चेकर है, वो समझ सके कि हाँ भाई लिखा क्या है, तो उसमें फिर आपको ये एक नंबर मिल जाएंगे। दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्लो राइटर हैं, स्लो लिखते हैं, तो याद रखें पेपर का टाइम जो है वो 3 घंटे का है। अब आपने 3 घंटे में वो मैनेज करना है, तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको 3 घंटे में कैसे करते हैं। अगर आपकी स्पीड स्लो है तो उसको फास्ट करें, नहीं कर सकते तो इस तरह टाइम मैनेज करें कि आपका पेपर जो है वो पूरा हो जाए। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो याद रखें रीडेबल होना चाहिए, रीडेबल होगा तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तीसरी चीज है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। प्रेजेंटेशन में क्या है कि मैंने आपको बता दिया, कोशिश तो ये करें कि आपके पास, आपने देखिए एक कॉपी में कितने पेजेस होते हैं, 24 पेपर जो है, तो आपके पास बहुत सारे पेजेस हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप एक क्वेश्चन को एक पेज पे कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आधा पेज, शुरू का पेज सिर्फ क्या कहते हैं जो है फिल हुआ है, आपने पूरे पेज को जो है वो एम्प्टी छोड़ा हुआ है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन कोशिश करें कि आप दूसरे नेक्स्ट पेज पे करें ताकि प्रेजेंटेशन अच्छी हो। और हेडिंग्स वगैरह, और बच्चे क्या करते हैं कि वो एक क्वेश्चन को ही बहुत ज्यादा सजाने में, बोर्ड में सजाने की जरूरत नहीं होती। बोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है कि आप पेपर जो है पूरा अटेम्प्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। सजाने से जहां तक ताल्लुक है, हेडिंग हो, और जब लास्ट में जब आपने पूरा पेपर कर लिया है तो वो जो अंडरलाइन करते हैं, बाल लोग करते हैं और सभी करते हैं, तो वो लास्ट में करें। जब आपका पेपर हो गया, आप आराम से मार्कर उठाएं, अपने कट पेन उठाएं और स्केल रूलर उठाएं और आप उसको अंडरलाइन करना शुरू कर दें। लेकिन ये नहीं है कि आप एक क्वेश्चन पे ही इतना टाइम लगा रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन जो है या दूसरे क्वेश्चन जो है उनको बाद में करने में आपको प्रॉब्लम आए। तो लेकिन प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको फिर बता दिया, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, ये चीजें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो हेडिंग का भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके अलावा